हैं पढ़ना। हमारा आज का जो लेक्चर है बेटा जी वो है लेक्चर नंबर 10 और आज चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो है गति के नियम। जो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा जी स्प्रिंग बल निकाय के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, शदम बल के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ और अगर समय रहा तो हम तुला मशीन के बारे में बातें करेंगे, सीखेंगे स्प्रिंग बल निकाय, शदम बल और तुला मशीन, इन सब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो बेटा जी अगर मैं रिवीजन के तौर पर आपको बताऊं तो बेटा जी हुक का नियम मैंने आपको सिखा दिया था। किसका नियम आपको मैंने सिखा दिया था बेटा जी? हुक का नियम। और अगर आपको याद हो तो F = -kx, जहां माइनस ये दिखाता है कि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। ये F जो है वो कौन सा बल है? ये F बेटा स्प्रिंग बल है। ये F क्या है बेटा? ये F तुम्हारा स्प्रिंग बल है। कौन सा बल है? स्प्रिंग बल है। तो बेटा जी स्प्रिंग बल जो होता है वो समानुपाती होता है सीधे सीधे x के विस्थापन के। अब संपीड़न है, विस्तारण है ना, वो सारी चीजें आपको सिखा चुका हूं। रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, जितना ज्यादा x में परिवर्तन आएगा, मतलब जितना ज्यादा x बढ़ाओगे चाहे संपीड़न करो तभी बेटा जी x मतलब विस्थापन के सीधे सीधे समानुपाती है तेरा बल, है ना। x का मान जितना बढ़ेगा ना उतना ही तेरे स्प्रिंग बल का मान बढ़ेगा। माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि ये दोनों विपरीत दिशा में है। इतनी बात आपको मैंने सिखा दी थी बेटा जी। संपीड़न शब्द से आप डरते नहीं हो, विस्तारण शब्द से आप डरते नहीं हो, है ना। अगर आपको याद हो तो बेटा जी मैंने एक ग्राफ बनाया था, है ना। इस अक्ष पे मैंने f लिया था, इस अक्ष पे मैंने विस्तारण ले रखा था, है ना, और इस अक्ष पे मैंने संपीड़न ले रखा है। क्या ले रखा है? संपीड़न। बोलो यार, बोलो बेटा जी। और ये है बेटा जी मूल बिंदु, है ना। तो बेटा जी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बोला था नहीं बोला था? अरे बोला था नहीं बोला था? यही तो कहानी है बेटा जी, है ना। अगर ये प्लस x ले रहे हो तो ये माइनस x है, तो x बढ़ेगा तो बल ऋणात्मक में जाएगा, तो x धनात्मक बल ऋणात्मक, अगर बल धनात्मक तो x ऋणात्मक। कुछ इस तरीके का ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। मैंने यार चलते चलते कुछ सवाल दे दिए थे आपको। मैंने आपसे बोला था कि बेटा जी ट्राई करना उन सवालों को। आई होप आपने वो सवाल ट्राई किए होंगे, नहीं किए तो मेरे साथ कर लीजिए दोनों सवालों को ट्राई। दोनों स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना। बेटा जी आपको दिया हुआ क्या है, अब ध्यान से देखो ना बेटा जी। तो ये छत है, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग है बेटा जी, है ना, एक स्प्रिंग है ना 1 किलोग्राम की। कितने की? 1 किलोग्राम की। एक दूसरी स्प्रिंग भी है ना। क्या है? दूसरी स्प्रिंग 2 किलोग्राम की। बेटा जी के का मान इसका भी दे रखा है 100 न्यूटन प्रति मीटर, और इसके स्प्रिंग का भी स्प्रिंग नियतांक सेम दे रखा है 100 न्यूटन प्रति मीटर। हालांकि इसको K1 K2 ले सकते हैं, लेकिन जब दोनों का ही स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक समान है तो मान लेते हैं दोनों ही K हैं, जैसा कि सवाल में भी हमें दे रखा है कि यार दोनों ही K हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा कहानी क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से बेटा जी। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ। मैं क्या बनाना चाहता हूँ बेटा जी? FBD बनाना चाहता हूँ। बेटा जी अगर मैं 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे की तरफ बेटा जी mg, m का मान है 1 तो 1 × g दैट इज 1g। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए यार। बेटा जी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए यार, है ना बेटा जी। इसका नीचे की तरफ। अच्छा बेटा जी ऊपर की तरफ क्या आएगा? ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग बल आएगा, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग। अब सोच बेटा, तू सोच के देख। जब तू इसको छोड़ेगा तो ये खींचेगी। मुझे क्या पूछा है सवाल में? पहले सवाल तो जान ले। लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन। तो बेटा जी जब तू इस सिस्टम को ऐसे छोड़ेगा, यहाँ हाथ लगा के रख, और जैसे तू इसको छोड़ेगा तो ये झूलेगी। झूलने में इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ये वाली स्प्रिंग की लंबाई में भी वृद्धि होगी, ये वाली स्प्रिंग की लंबाई में भी वृद्धि होगी। मुझे नहीं पता, मान लेते हैं इस स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है x1, क्योंकि इसमें T1 तनाव मान लेते हैं, और इस वाली स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है x2। x1 x2 के मान तुझे ज्ञात करने हैं। अरे यार बहुत सिंपल सवाल है। तो बेटा जी इसमें तनाव T1 मान लिया। क्या मान लिया? T1, है ना। और इस वाली में तनाव T2 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? T2। बोलो बेटा कहानी क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनना बेटा जी। 1 kg तो नीचे की तरफ mg, और इधर की तरफ क्या जाएगा बेटा जी? T2 आ जाएगा। इधर की तरफ T2 आ जाएगा बेटा जी। ऊपर की तरफ T1 है, ऊपर की तरफ T1। हालांकि वो जो T1 है वही तेरा तनाव है स्प्रिंग में, अंदर तनाव में स्प्रिंग बल kx मैं बाद में रख दूंगा बेटा जी। अब मैं बात करता हूं T2 वाले की। ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना सारी कहानी। ये है 2 किलोग्राम। तो बेटा जी नीचे की तरफ आ जाएगा mg दैट इज 2g, ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी, ऊपर की तरफ आ जाएगा T2, और इस T2 का मान बाद में मैं दे दूंगा बेटा जी kx2 यार, kx2। इसीलिए मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, मैं बाद में बता दूंगा कि x1 और x2 के मान क्या है। अभी के लिए तो सिर्फ T1 और T2 जान ले। अभी के लिए तो सिर्फ T1 और T2। अरे यार मैंने बोला है ना बेटा जी ये जो T2 का मान सोच के देख। अगर ये सादा रस्सी होती तब भी तो तू तनाव ऊपर ही बनाता। अरे यार तू सादा रस्सी होती, स्प्रिंग का द्रव्यमान दे ही नहीं रखा, स्प्रिंग का द्रव्यमान दे ही नहीं रखा। सोच के देख बेटा, अगर ये सादा रस्सी होती, इस रस्सी का द्रव्यमान अगर नहीं है तो पूरी रस्सी में कैसा तनाव है? अब यार स्प्रिंग भी तो द्रव्यमान ही दे रखी है, नहीं दे रखी तो कुछ भी नहीं है, नहीं दे रखी तो द्रव्यमान ही मानो। तो बेटा जी ऊपर की तरफ तनाव बल आएगा। जैसे कि यहाँ पर मानते थे, अरे यार यहाँ पर अगर मैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा लटका दूं तो बेटा जी ऊपर की तरफ T2 मानेगा ना, तो ऐसे यहाँ पर T2 मानेगा। बस फर्क इतना है कि इसमें T2 रह जाएगा, इसमें T2 स्प्रिंग बल बन जाएगा। वो है तेरा kx, फर्क नहीं है कुछ भी। परेशान मत हो बच्चा, सच में मत परेशान हो, ठीक है। अब सुन, अब बेटा जी साम्य अवस्था की कंडीशन है, कहीं नहीं जा रहा पूरा सिस्टम, एक बार ऐसे लटक के छूट गया। अब साम्य अवस्था में तो बेटा जी T1 का वैल्यू T1 माइनस g प्लस T2 बराबर 0, तो T1 बराबर g प्लस T2, और इधर आ जाएगा बेटा जी T2 माइनस 2g बराबर 0, तो T2 का वैल्यू 2g, T2 का वैल्यू 2g, तो T2 का वैल्यू 2g, यहाँ T1 का वैल्यू 3g। बेटा जी इस T1 का वैल्यू कितना आएगा? kx1, और इस T2 का वैल्यू kx2। तो बेटा जी T1 की जगह kx1 रख दे, T1 बराबर ही तो है kx1, तो kx1 बराबर T1 की जगह kx1 रखेगा 3g, g का वैल्यू नहीं दिया 10 ले ले, तो x1 का वैल्यू 3g बाय k दोनों के 100 दे रखे हैं। स्प्रिंग नियतांक 3 × 10 बटे 100, 0 से 0 हो जाएगा, 3 बटे 10 0.3, x1 आ जाएगा बेटा जी 0.3 मीटर। तुझे यही तो चाहिए था। T2 इक्वल टू 2g, T2 का वैल्यू तुझे पता है, kx2 बराबर 2g, x2 बराबर 2g बाय k, तो x2 बराबर
जी की वैल्यू 10, के की वैल्यू ये 0 से 0 पर जाएगा, x2 की वैल्यू 2/10 दैट इज 0.2 मीटर। तुझे चाहिए क्या था? तुझे x1 चाहिए था, तुझे x2 चाहिए था। बेटा जी x1 और x2 की वैल्यू मैंने निकाल दी। आई थिंक तुझे मेरी बात समझ में आई होगी बेटा जी। बोल कहानी क्लियर है क्या? आ जाइए बेटा जी, एक और सवाल पे चलते हैं। बढ़िया धांसू का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हल्का सा, ज्यादा नहीं है लेकिन इजी है, इतना भी टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा सारी कहानी। और इसमें सारी वैल्यूज से करवाइए, एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चित्र प्रदर्शित निकाय में समस्त सतह घर्षण रहित है, डोरी अवितान्य है तथा द्रव्यमान रहित है। अवितान्य है डोरी मतलब खिंचाव रहित, खिंचेगी नहीं, तथा द्रव्यमान रहित पूरी की पूरी रस्सी द्रव्यमानहीन है, द्रव्यमानहीन है और एक ही रस्सी है यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके कहाँ से? पूरी की पूरी रस्सी यहाँ से लेके, पूरी की पूरी रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बेटा जी? क्या है बेटा जी? द्रव्यमानहीन है। क्या है? द्रव्यमानहीन है और एक रस्सी एक तनाव, एक रस्सी एक तनाव। और ये स्प्रिंग अलग कहानी है, इस स्प्रिंग की अलग कहानी को, इस स्प्रिंग की कहानी को अलग से सुलझा लेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा फिगर मॉडिफाई कर दिया है। जी का मान उन्होंने 10 लेने को बोला है, ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमें निकाय का त्वरण, निकाय मतलब ये पूरा की पूरा सिस्टम कितने त्वरण से जा रहा है हमें वो निकालना है, पहली चीज है ना। हमें डोरी में तनाव, ये वाली डोरी में जो तनाव तुम्हें दिख रहा होगा बेटा जी, मुझे इस वाली डोरी का तनाव और इस वाली डोरी में तनाव चाहिए, ठीक है। तो ये तनाव निकालना है। और स्प्रिंग का प्रसार, ये स्प्रिंग कितना प्रसार करेगी, ये एक्स निकालना है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक के दे रखा है, के कितना दे रखा है? 50 न्यूटन प्रति मीटर, जी का वैल्यू। आइए बेटा जी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक एक का। पहले वाली वस्तु का बनाते हैं। 1 किलोग्राम है, नीचे की तरफ 1 × g, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगा, इधर की तरफ एक T तनाव आएगा। अब संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता ही तो खोलना था, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता ही तो खोलना है। बेटा जी मान लेते हैं कि ये पूरा की पूरा सिस्टम जो है, पूरा की पूरा सिस्टम ए त्वरण से जा रहा है, तो यार ये भी ए त्वरण से नीचे आ रहा होगा, मानने में कोई बुराई थोड़ी ना है। ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये त्वरण से आगे। अच्छा बेटा अब मैं बना रहा हूँ बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बेटा जी बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बना देते हैं सर, ऊपर की तरफ तो T आएगा, संपर्क बिंदु पर बैठेगा और क्या खोल देगा? क्या खोल देगा? छाता खोल देगा। तो बेटा जी ये आ जाएगा T। अच्छा नीचे की तरफ 2G आएगा, नीचे की तरफ 2G आएगा। और भी कुछ है क्या? हाँ सर स्प्रिंग में स्प्रिंग बल भी लगता है, तो क्या माने इसको, क्या मान के चले सर? ऐसा करते हैं, इसको दूसरे पेन से मान लो। इसमें बेटा जी एक स्प्रिंग बल आएगा है ना, दैट इज kx। तो यहाँ पर भी स्प्रिंग बल आएगा, दैट इज kx। क्या आएगा? kx। तो बेटा जी बी का बना रहे हो तो नीचे की तरफ एक स्प्रिंग बल आएगा, दैट इज kx। अब नीचे की तरफ संपर्क बिंदु पर बैठकर या तो इसको T नाम भी दे दो, T मत दो T1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो इसको? T1। T यहाँ मान लिया ना, इसलिए मान लेते हैं इसमें T1 है। अब स्प्रिंग के अंदर भी खिंचाव है ना बेटा जी, स्प्रिंग ऐसे तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग बल है उसको नाम दिया हमने kx। तो kx माइनस प्लस में मत जाइए, माइनस से दिशा दिखाता है, वो वाली बात है बस, ठीक है ना। तो kx क्लियर है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया बी का। अच्छा ये भी कितने से जा रहा है बेटा जी? ये भी ए त्वरण से जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा जी सी वाले की, किसकी? सी वाले की। 3 किलोग्राम का द्रव्यमान है बेटा जी, तो नीचे की तरफ आ जाएगा 3G, ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा जी kx, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 3G, ऊपर की तरफ kx। और बेटा जी ए द्रव्यमान ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। बोलो बेटा अब सुन बेटा जी 3G माइनस kx बराबर 3a, समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 3, क्योंकि दूसरी यहाँ बनेगी, पहली यहाँ बनेगी। बेटा जी क्षैतिज दिशा में जा रहा है तो T बराबर m, m कितना है 1 × a, तो T बराबर ओनली a। जैसे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे 2G। मैं जी की वैल्यू 10 नहीं रखा हूँ, लास्ट में रखूंगा। तुम बोलोगे सर को पता नहीं क्या नया शौक चढ़ गया आजकल, जी की वैल्यू नहीं रखते, जी 2G 3G 4G लगा के घूम रहे हैं सर जी। तो बेटा जी नया शौक चढ़ाइए, मान ले 2G प्लस kx माइनस T बराबर 2 किलोग्राम था ना इसका द्रव्यमान, तो 2a। बेटा जी तेरी समीकरण आ गई एक और, दैट इज समीकरण नंबर 2। यार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, मुझे आइडिया, T का मान मैं यहाँ रख दूँ, T का मान अगर बेटा जी मैं यहाँ रख दूँ तो 2G प्लस kx, 2G प्लस kx माइनस T की वैल्यू a बराबर 2a, 2G प्लस kx बराबर 3a। क्या आ गया बेटा जी? 3a। बेटा जी ये समीकरण नंबर 4। मैं चाहता हूँ इसको और इसको समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो तीसरी समीकरण है बेटा जी 3G माइनस kx बराबर 3a, 2G प्लस kx बराबर 3a। दोनों को क्या करोगे? दोनों को बेटा जी जोड़ दीजिए, या जोड़ दोगे तो बेटा जी a आ जाएगा, तो उससे त्वरण पूछा, जोड़ दीजिए, फिर तो खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा जी 5G माइनस kx प्लस kx खत्म हो जाएगा 6a। a का वैल्यू आ जाएगा बेटा जी 5G/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 लेने को बोला है, जब तो जी का वैल्यू 10 रखेगा 50/6 25/3। मैं इसको आगे भी सुलझाने में इच्छा रखता हूँ, तो ये बराबर 5 × जी का वैल्यू 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास a का वैल्यू आ गया। अब बेटा जी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास x भी आ जाए। तुझे क्या पूछा था? त्वरण पूछा था, पहला सवाल हो गया। मैं चाहता हूँ डोरी में तनाव, इस T का मान। तो बेटा जी समीकरण 1 से T बराबर a का वैल्यू 25/3, तो T बराबर 25/3। अब लेकिन ये तो बल होते हैं 25/3 न्यूटन। मुझे क्या पूछा? डोरी। मुझे स्प्रिंग का प्रसार x पूछा है। तो बेटा जी मैं चाहता हूँ समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर, समीकरण 3 बराबर 4, तो 3G माइनस kx बराबर 2G प्लस kx। क्यों किया मैंने ये बराबर? बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि सर यहाँ पर बराबर क्योंकि आपके घर की मर्जी थोड़ी ना चल रही है, 2G प्लस kx, क्योंकि बेटा जी ये भी 3a है, ये भी 3a है, जरूर ये वाला पार्ट बराबर होंगे। तो बेटा जी kx उधर चला जाएगा, 2G इधर आ जाएगा, तो 3G माइनस 2G बराबर kx प्लस kx, तो 2kx बराबर g। तो बेटा जी 2k का वैल्यू कितना है 50 इंटू x बराबर g, x बराबर g/100, x बराबर 10/100, x बराबर 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो से जो पूछा ना वो तूने निकाल लिया, सवाल में कुछ भी नहीं बचा।
यार बेटा जी एक और सवाल पे लेके चलता हूँ तुझे, तड़कता फड़कता सा तेरा दिल खुश हो जाएगा। आजा बेटा, जेईई मेंस का सवाल है 2019 का। सवाल बहुत ही आसान है, बस बच्चे फोकट में डरते हैं। सवाल बहुत आसान है, बस बच्चे फोकट में डरने लग जाते हैं। सवाल क्या है ये, एम द्रव्यमान का एक कण एम द्रव्यमान का एक कण संवेग p से एक सीधी रेखा में जा रहा है। जाने दो यार, बेचारा जा रहा है तो काहे छेड़ रहे हो। मान लीजिए कि ये एम द्रव्यमान का एक कण है, संवेग, इसका संवेग दे रखा है p, सीधी रेखा में जा रहा है। p संवेग से सीधी रेखा में जा रहा है, ये संवेग इसका p है, संवेग इसका p है। t बराबर 0 से आरंभ करके, मान लेते हैं यहाँ से t बराबर 0 से आरंभ करके उसी दिशा में एक बल, मैंने क्या किया, उसी दिशा में, जिस दिशा में संवेग है उसी दिशा में एक बल लगाया F, जिसकी वैल्यू है AT। इस कण गतिमान कण पर समय अंतराल t तक लगता है। t बराबर 0 से लगना चालू हुआ और जब जब समय t बराबर कैपिटल T आया तब तक मैंने इस पर बल आरोपित करके रखा। तो संवेग जो है ना वो p से बदलकर, संवेग जो है अब इसका p से बदलकर 3p हो गया। जब जब बेटा जी t बराबर 0 पर इसका प्रारंभ में संवेग था p, मैंने इस पर बल लगाया, मैंने इस पर बल लगाया और बेटा जी जब मैंने इस पर बल लगाया तो ऑब्वियस सी बात है t बराबर 0 से कैपिटल T, इतने समय में इसका संवेग p से 3p हो गया। उससे पूछा है यहाँ k एक स्थिरांक है तो कैपिटल T का मान पूछा है कितने समय। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सवाल, हलवा सवाल। बस सवाल पढ़ना नहीं आया बच्चों को, शायद ऑप्शन देख के डर गए, ये देख के डर गए, कुछ नहीं था सवाल में। बिल्कुल घटिया सवाल, बिल्कुल घटिया सवाल। F इक्वल टू dp/dt, पूरी दुनिया जानती है बेटा जी, पूरी दुनिया जानती है। F इक्वल टू dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बाह्य बल के बराबर होती है, या यूं बोल दीजिए समानुपाती होती है। यही हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम भी बोलता है, यही है बेटा जी तेरे न्यूटन का द्वितीय नियम। बच्चे जनरली न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m बोल देते हैं, नहीं बेटा, न्यूटन का द्वितीय नियम है F इक्वल टू dp/dt। F समानुपाती है dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर तेरे बाह्य बल के बराबर है। कहानी को क्लियर है बेटा जी। और F का वैल्यू उन्होंने दे रखा है kT, तो बेसिकली तेरे पास dp/dt जो आया वो F है और F क्या है, kT। dt को जल्दी जा, समझ में आ गया होगा करना क्या है, समझ में आ गया होगा करना क्या है, क्या करना है, समाकलन। जब t बराबर 0 था तब संवेग p था, जब t बराबर कैपिटल T हुआ तब संवेग 3p हुआ। समाकलन करना है बेटा, प्योर मैथ्स का सवाल था, फिजिक्स का सवाल ही नहीं था ये। 3p, अरे dp समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। सीमा चढ़ाएंगे p से 3p तक, के नियत है बाहर ले लीजिए बेटा जी। t का समाकलन करेंगे, स्मॉल t का तो t²/2, 0 से लेके कैपिटल T। बेटा जी लिमिट चढ़ाएंगे 3p माइनस लोअर लिमिट चढ़ाएगा p बराबर 10 टू कैपिटल t²/2 माइनस, फिर 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा। तो बेटा जी 3p माइनस p दैट इज 2p, दैट इज 2p बराबर के t²/2। यह जाएगा बेटा जी 4p बराबर के t², तो t² बराबर 4p/k। t के दो मान आएंगे, समय ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए मुझे मजबूरीवश धनात्मक मान ही लेना है। तो t बराबर 2√p/k। बेटा जी तू देख पा रहा है सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल में कुछ भी नहीं था, बेहद आसान। इससे कई अच्छे सवाल तो बेटा जी मैंने करवा दिए होंगे तेरे को। क्या था इसमें, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। आज अगला सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की कहानी। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, दिमाग लग सकता है बस। इस बच्चे का दिमाग लगेगा जो सामान्य बच्चा है, एवरेज। जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत तगड़ा बच्चा है, उसका तो दिमाग भी नहीं लगेगा, उसकी तो ये प्रैक्टिस का सवाल है। एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, है ना बेटा जी, ध्यान से सुनना। देखो संवेग पे सवाल बनाए उन्होंने, कैसे, बहुत पांच मतलब बहुत सिंपल सवाल है। मैंने बोला गेंद है बेटा जी, उसको ऊपर की ओर दिशा में फेंका जाता है। मान लेते हैं बेटा जी मैंने प्रारंभ में u वेग से फेंका, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ये h मैक्सिमम प्राप्त कर लेगी तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर बेटा जी वेग को क्या हो जाना पड़ेगा, 0 हो जाना पड़ेगा। प्रारंभिक वेग u से फेंका है, g का मान तेरा ऋणात्मक है, इतनी बात तुझे पता होनी चाहिए। मानो बोला है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बोला है ना, माना एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर मानो प्लस z अक्ष, ऊपर की तरफ प्लस z अक्ष मान ली दिशा में फेंका जाता है। बोलो बेटा इसका संवेग और ऊंचाई का सही चित्र होगा, संवेग वर्सेस ऊंचाई। मतलब बेटा जी उन्होंने y अक्ष पर जो रखा है, y अक्ष पर जो रखा है उन्होंने संवेग रखा है, क्या रखा है, संवेग, और x अक्ष पर जो रखा है ऊंचाई, दैट इज h, दैट इज p। और आपसे पूछा है कि बताइए क्या कहानी है। अच्छा बेटा एक बात बताइए आराम से, p बराबर क्या होता है, mv। यार p बराबर mv, कहीं रास्ते में इसका वेग v होगा। ए बेटा सवाल सुनना, बहुत आसान सवाल है ऐसे तो, लेकिन अच्छा है। कहीं अगर मैं रास्ते में इससे पूछूं कि बता भैया तेरा वेग कितना है, तो इसने बोला मेरा वेग तो इस वक्त v है। घट रहा है वो अलग बात है, पर हाँ इसका वेग इस वक्त v है। बेटा जी जब तूने इसको फेंका था तो प्रारंभिक वेग u से फेंका था, तो बेटा जी द्रव्यमान तो इसका है, द्रव्यमान तो है, नहीं दिया है तब भी मानना पड़ेगा कि ये m द्रव्यमान है, माना। तो m इंटू जो प्रारंभिक संवेग था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई जा रही है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तेरा वेग घटता जा रहा है, तेरा वेग घटता जा रहा है। ए सुन, सवाल सुन ले, तेरे को दोनों तरीके से समझाऊंगा। जब तुझे पता है कि जब तू फेंकता है किसी वस्तु को तो किसी ना किसी ताकत से, मतलब ऑब्वियस बात है किसी ना किसी वेग से फेंकता है, और धीरे धीरे ऊपर जाते इसका वेग घटने लगता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है, मंदित गति है, अवमंदित गति है, तो धीरे धीरे जाकर इसका वेग घटने लगता है और एक ऊंचाई ऐसी प्राप्त कर लेता है जहां पर ये बोलता है कि बस अब मैं इससे अधिक नहीं जा पाऊंगा। क्या वही ऊंचाई को तुमने h मैक्सिमम नाम दिया है, इस h मैक्सिमम पर क्या वेग 0 माना जाएगा? यस। इसका मतलब एक चीज तो है सर कि यार संवेग वर्सेस ऊंचाई, तो यार संवेग कुछ था, अब देख संवेग तेरा घटता जा रहा है। क्यों? अब वेग 0 है ना, संवेग है क्या, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान तो परिवर्तित हो नहीं रहा, इतनी ताकत से तो तुमने फेंका नहीं है, इतनी वेग से तो तुमने फेंका नहीं है कि द्रव्यमान को परिवर्तित करने चले हो। तो अभी के लिए तो सिर्फ यही मान के चल रहे हो कि भैया m नियत है, द्रव्यमान नियत, हम द्रव्यमान नियत मान के भी चलते हैं, तो m गुना u। अब यही वेग घटता जा रहा है तो संवेग धीरे धीरे घटता जा रहा है, संवेग धीरे धीरे घटता जा रहा है ऊंचाई के साथ। पहली चीज संवेग धीरे धीरे, पर सर वो घट कैसे रहा है, रेखीय रूप से वो घट रहा है कि परवलयिक रूप से घट रहा है, रेखीय रूप से घट रहा है कि परवलयिक रूप से घट रहा है, बस सवाल इतना सा है। तो ये बेटा जी समीकरण को सुलझाते हैं। बेटा जी तुझे अगर याद हो तो v² माइनस u² बराबर 2gh, तो बेटा जी h बराबर v² माइनस u² बड़े अरे बोलो यार u² माइनस v² या माइनस 2g, ऐसे तो समीकरण लगाते, ऐसे लगा समीकरण लगा करती, छोड़ना ये कहानी छोड़ना बेटा, तो ये वाली समीकरण लगा v²
तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है v स्क्वायर। मैं अभी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, कहीं पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, कहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ h ऊंचाई पर, अधिकतम की बात ही नहीं करना मैं, कहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीच वाली स्टेट पे। तो h ऊंचाई, तो कुछ ना कुछ वेग होगा ऊपर की तरफ, प्लस लेंगे, हर वो चीज जो ऊपर है उसको प्लस मानेंगे, हर वो चीज जो नीचे है उसको माइनस मानेंगे, तो प्लस v बराबर u स्क्वायर ऊपर की तरफ का u स्क्वायर माइनस 2g का मान नीचे है, माइनस पहले लिख दिया है, और h ऊपर है बेटा जी प्लस का। तो बेटा जी 2gh बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2gh इधर लिया, u स्क्वायर को ऐसे रहने दे, v स्क्वायर को इधर ले जा, तो बेटा जी h बराबर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2g। अब आ जाएगा, सिर्फ अब तेरे को अब सुन बेटा, u की नहीं तो v की वैल्यू रखेंगे। अब p बराबर mb, अब यार किसी यहाँ पर मैंने बोला संवेग बता, तो तू बोलेगा सर वेग इतना है, द्रव्यमान इतना है, तो p बराबर mb, तो v बराबर p बाय m। ओ हो, मैंने कहा v की वैल्यू यहाँ रख दे, v की वैल्यू यहाँ रख दे, तो h बराबर u स्क्वायर माइनस p बटे m का होल स्क्वायर बटे 2g, तो h बराबर u स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे m स्क्वायर बटे 2g। बोलो बेटा जी बात समझ में आनी चाहिए। बेटा जी इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि सर ग्राफ रेखीय रूप से तो नहीं है, तो दो ऑप्शन तो तेरे डायरेक्ट कट हो गए, ग्राफ पैराबोलिक है, ग्राफ परवलयिक है। अबे y स्क्वायर बराबर 4x जैसा फील आएगा तेरे को, अबे y स्क्वायर बराबर 4x जैसा फील, परवलय की समीकरण। अब सुन सर, जब तुमने प्रारंभ में इसको फेंका था तब जब h 0 थी, अब यहाँ जमीन पर जब तुमने फेंका था तो h का मान तो 0 था सर, जब h का मान 0 था उस समय संवेग कुछ था प्रारंभ में और वो बहुत अधिकतम था, जब तूने यहाँ से फेंका तो संवेग था ना m into u, और परवलयिक रूप से घट रहा है, परवलयिक रूप से घट रहा है, तो बेटा जी घटते हुए दिखाओगे ना, क्या दिखाओगे, घटते हुए दिखाओगे। बेटा समझ में आना चाहिए यार, बस सवाल किया यार और कॉन्सेप्ट किया, मैं तुझे सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा जी जब ये मूल बिंदु है ना, जब बेटा जी h ऊंचाई कुछ थी नहीं, जब तू जमीन पे था, तो अबे जब h ऊंचाई थी नहीं तो मूल बिंदु पे मान ले, अब x अक्ष पे थोड़ी ना मानेगा उसको, उस समय तेरा संवेग y अक्ष पे जो है वो अधिकतम था। अब धीरे धीरे ये ऊंचाई तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन संवेग तेरा घटता जा रहा है, कैसे, पैराबोलिक रूप से। अब ये वाली कहानी अधिकतम ऊंचाई की, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर संवेग हो चुका है तेरा 0, यहाँ पर संवेग हो चुका है तेरा 0 और तूने प्राप्त कर लिया अधिकतम ऊंचाई। अब ऊपर वाली चीज को अगर तू धनात्मक ले रहा था तो नीचे वाली चीज को ऋणात्मक। अब बेटा जी संवेग बढ़ेगा, क्योंकि नीचे आने पर वेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा, लेकिन बेटा ऊपर वाले को तूने अगर धनात्मक संवेग बोला है तो नीचे वाले को ऋणात्मक संवेग बोलेगा, क्योंकि वेग ऋणात्मक है। अब ऊपर जब जा रहा था तो वेग धनात्मक माना था ना, तो नीचे वाले को ऋणात्मक मान रहे हैं, तो अब वेग नीचे है, संवेग ऋणात्मक मानेगा। तो बेटा जी अब क्या होगा, अब तेरा संवेग बढ़ेगा लेकिन ऊंचाई घटेगी, अब ऊंचाई घट रही है लेकिन संवेग बढ़ेगा, तो वापस से ये ग्राफ इधर ही जाएगा। तो बेटा जी देख कहानी तुझे पूरी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। बेटा जी क्या हुआ, संवेग बढ़ता गया, देखना संवेग बढ़ गया, लेकिन ऊंचाई घट गई। ये ग्राफ कहां पर है देख ले, खत्म हो गया बेटा, पैराबोलिक बनेगा, ये मैंने मैथ्स करके दिखा दी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा जी, कहानी क्लियर है। चले आगे, बोलो बेटा मजा आया सवाल करने में। अगले अब हेडिंग लाएंगे बेटा जी, अब मैं आपको कराऊंगा बेटा जी शतंबल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, वो समझना बहुत जरूरी है बेटा जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन तुझे समझनी ही पड़ेगी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो, ऐसा तंत्र या ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मैंने बोला कि इस वक्त मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि मैं कार में चल रहा हूँ, कार में दो आदमी बैठे हुए हैं, कार जा रही है, तो मैंने बोला कि कार में बैठा हुआ ए व्यक्ति बी व्यक्ति को देखता है तो वो तो रुका हुआ ही नजर आएगा। कार में बैठा हुआ जो व्यक्ति ए है, अगर वो कार में बैठे हुए व्यक्ति बी को देखे तो वो तो उसको रुका हुआ ही नजर आएगा, लेकिन अगर वही सी नाम का कोई आदमी अगर इन ए और बी को दोनों को देखे, या यूं बोल दीजिए बी को देखे तो बी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। समझ में नहीं आया? ए वाले को तो बी का वेग 0 नजर आ रहा है, ए वाले को बी का वेग 0 नजर आ रहा है, लेकिन सी वाले को बी का वेग v नजर आ रहा है, ये वाला बी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, दोनों का निर्देश तंत्र अलग है, दोनों का देखने की जगह अलग है। कोई कहां से देख रहा है, कोई कहां से, ये कार में से, ये चलती हुई कार में से देख रहा है, ये जमीन से देख रहा है। तो परिभाषा को समझिए बेटा, ऐसा तंत्र, सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम या निकाय, पहली बार सुन रहे होंगे इन शब्दों को, सिस्टम या तंत्र, जिसके सापेक्ष, उसी के सापेक्ष वस्तु की स्थिति या गति को व्यक्त किया जाता है। अगर मुझे इसके सापेक्ष लिखना होगा तो इसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, तो इसका निर्देश तंत्र अलग है। इसके सापेक्ष लिखना हो उसी के सापेक्ष, तो इसके निर्देश तंत्र अलग है। तो जिसके भी सापेक्ष स्थिति को या गति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। एंड बेटा जी यही है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आई थिंक बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा जी, आइए जानते हैं कौन कौन से। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला निर्देश तंत्र होता है बेटा जी, पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? जड़त्वीय। ओके, पहला निर्देश तंत्र होता है बेटा जी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है बेटा जी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय। आइए जानते हैं क्या होते हैं एक एक। लगाइए बेटा जी हेडिंग जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसके बाद हम पढ़ेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिया है। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया जड़त्व, इनर्शियल है ये, जड़त्वीय है, जड़त्व का जड़त्वीय कर दिया। आइए बेटा जी तो हम पढ़ेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र। पहले पढ़ाता हूँ तुझे। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है। अब जड़त्व का नियम ही नहीं पता, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में रहती है, या वह अगर नियत वेग से चल रही है तो वह नियत वेग से चलती रहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए।
यही तो है तेरे न्यूटन का प्रथम नियम, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु के अंदर या किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुणधर्म है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, दैट इज जड़त्व। बेटा ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ऐसा कौन से निर्देश तंत्र होते हैं? तो बेटा जी अब मैं आपको ये बता रहा हूं, उन्होंने शब्द स्पष्ट रूप से कहा है ऐसा निर्देश तंत्र ढूंढ लो, ऐसा निर्देश तंत्र ढूंढ लो। क्या हो रहा है भाई? ऐसा निर्देश तंत्र ढूंढ लो जो जड़त्व के नियम की पालना करता है। अब ऐसे निर्देश तंत्र कैसे होते होंगे मैं बता देता हूं। वे सभी निर्देश तंत्र जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर रहते हैं या नियत वेग से चल रहे हैं। कुल मिलाके बेटा जी, कुल मिलाके इसमें ये बोलना चाह रहा है कि त्वरण का मान 0 है। कुल मिलाके ये बोलना चाह रहा है त्वरण का मान 0 है। क्यों? क्योंकि बेटा जी अगर कोई वस्तु नियत वेग से है तो त्वरण 0, मतलब ऐसे सभी निर्देश तंत्र, ऐसे सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका त्वरण 0 होगा ना बेटा, मैं उनको बोल दूंगा ये मेरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब तक मैंने जितने भी तेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाए सब जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बनाए, तो कोई समस्या ही नहीं आई। तू भी पृथ्वी पर था और तेरा निकाय भी पृथ्वी पर था, दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे, दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या था? अच्छा सुन ले, क्या था? अच्छा मान लीजिए मैंने बोला कि एक आदमी गुटके को खींच रहा है, एक आदमी गुटके को खींच के ले जा रहा है और मैं ये काम देख रहा हूँ, मैं एक चीज देख रहा हूँ, या एक सिस्टम है जो फिसल रहा है, पुली पर लगा दे, है ना, एक एम द्रव्यमान इधर है, एम द्रव्यमान इधर लगा हुआ है, M2 द्रव्यमान टेबल पे रखा हुआ है, इधर घिरनी लगी हुई है, सिस्टम तेरा फिसल रहा है, मुझे दिख रहा है, जहां से मैं देख रहा हूं वहीं पर तो तेरा भी सिस्टम है, उसमें त्वरण ही नहीं है पूरे तंत्र में। त्वरण बोल रहा हूँ, उसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम मूव नहीं कर, मतलब तेरा तंत्र मूव नहीं कर रहा, तंत्र चलता हुआ नहीं आ रहा तुझे, समझ आएगा? तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा बेटा। बेसिकली तेरे उस निर्देश तंत्र का, ऐसे सभी निर्देश तंत्र जिनका त्वरण 0 है ना, या वो नियत वेग से चल रहे हैं, सिंपल सी बात है, बोल देना भैया जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो सर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र सवाल करेंगे, ज्यादा जल्दी फील आएगा, डोंट वरी, परेशान मत होना, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत बेटा, घबरा काहे रही हो जब मैं हूं ना, घबरा काहे रही हो जब हम है ना। तो बेटा जी ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता, ओहो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब किस तरीके के निर्देश तंत्र ऐसे होते होंगे बेटा? किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी त्वरण से गतिशील या घूर्णित तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अर्थात त्वरण से गतिशील मतलब त्वरण 0 नहीं होगा। ऐसे सभी निर्देश तंत्र यदि तुझे a बराबर 0 दिख जाए तो बोल देना बेटा जी, तो बोल देना ये जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कहानी है। मैं तुझे फील कराऊंगा बेटा जी, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कहानी है। और अगर a ≠ 0 है तो बोल देना बेटा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कहानी है। सर कैसे है अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कहानी? मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर तुझे समझाऊं तो बेटा जी तूने ऐसा फील किया होगा जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा जी, न्यूटन के प्रथम नियम या न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, पहला नियम है, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लगता ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं लगे। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में लगता ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं वो लगे। उसको लगाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा जो दिखता तो नहीं है पर आभास जरूर होता है, दैट इज शरम बल, आभासी बल, काल्पनिक बल, दैट इज सूडो फोर्स। उसी को पढ़ाऊंगा आगे चल के, सूडो फोर्स। क्या नाम है? सूडो फोर्स। खैर मैंने बोला कि तेरे पास एक ये मान ले, है ना, मान लेते हैं ये बस है ना। मान लीजिए तूने यहाँ पर एक तूने रसीली, ध्यान से सुनना, रसीली, और यहाँ पर तूने एक एम द्रव्यमान का बॉब, इसको बोलते हैं बॉब, लटका रखा है। तुमने देखा होगा कभी बसों वगैरह में जो हाथ से खड़े रहने वाली सवारियां जो होती हैं, वो हैंगर लटके होते हैं ना, पैसे हाथ फंसा लेते हैं, मेट्रो वगैरह में भी जाते हैं, ऐसे लटके जाते हैं, ऐसा ही कुछ लटका हुआ है छत से। ठीक है, अभी बस नहीं चल रही है, आराम से बेचारा लटका पड़ा है नीचे की तरफ, लेकिन बस अचानक से त्वरित हो जाती है, तो बेटा जी ये पीछे की तरफ सर जाता है, ऐसा लगता है इस पर किसी ने बल लगाया, थीटा डिग्री से बेंड हो जाएगा ऐसे। अब इसको आगे लेके जाइए, पीछे की तरफ चला जाता है ऐसे। इसको किसने धक्का दिया यार? मैंने तो नहीं दिया, अब मैंने तो बस को त्वरित किया है, मैं तो बस को आगे लेके जाऊं, इसको किसी ने छेड़ा ही नहीं, ये काहे पीछे चला गया? ये इसको किसने छेड़ा? पता नहीं, कोई तो है सर जिसने इसको छेड़ा है, तो वही है तेरा शरम बल, आभासी बल। ऐसा आभास होता है, आभास होगा, आभासी बल, है ना। तो बेटा जी बात समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। ठीक है, ये थीटा डिग्री मैं थोड़ा सा दूर बनाया है, तो रस्सी की लंबाई में ऐसे मत बोलना सर, रस्सी की लंबाई इतनी बड़ी कैसे हो गई, समझ आना, थोड़ा सा दूर बनाने की कोशिश की। ठीक है, आइए पहले जान लेते हैं आभासी बल या शरम बल क्या होते हैं। तो आइए बेटा जी अब कहानी को शुरू करते हैं, यहीं से कहानी का मेन चैप्टर उठेगा, आभासी बल और शरम बल। इसको काल्पनिक बल भी बोलते हैं, जो सिर्फ आभास होता है, बात बराबर होगा। कैसे मैं बताता हूँ तेरे को बेटा जी। तुमने मेले वगैरह में भी घूमे होंगे, या ऐसा मान ले कि तुम मेले वगैरह में ऐसे घूमे होंगे, या तुम्हें वृत्ताकार पथ पर ऐसे कोई घुमा रहा है, या जो होते हैं ना वो ऐसे जिसको बोलते हैं मैरी गो राउंड, झूले होते हैं मैरी गो राउंड, है ना, उनमें ऐसे हाथी घोड़े 12 सिंगार से बने रहते हैं, ऐसे कान पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, फिर लोग ऐसे घूमते हैं। तो थोड़ा सा उसको तेज घुमा दो तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, ऐसा लगेगा जैसे तुझे कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ धक्का लगने की कोशिश, तुझे कोई धकेल नहीं रहा लेकिन तुझे आभास हो रहा है ऐसा। यही है तेरा आभासी बल। क्या है? यही है बेटा तेरा आभासी बल। तो पूरा डिटेल में जानते हैं आखिर आभासी बल है तो क्या है और ये कैसे एक्ट करेगा, कैसे मैं सवालों में इसका इस्तेमाल करूंगा और किस प्रकार से इसके ऊपर सवाल बन के आएंगे। पहली चीज अजड़त्वीय तंत्र को जड़त्वीय तंत्र में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करवाने के लिए आभासी या शरम बल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला? अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, मैंने अभी यहाँ बताया था, अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के नियम या जो न्यूटन के जो नियम है वो पालन ही नहीं करते। उनको पालन करवाने के लिए इन अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को, त्वरण है ना, इन अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र बनाना है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा बल हमें बनाना पड़ेगा। यही है तेरा शरम बल।
शरम बल सिद्धांत का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे उनमें कितने भी सवाल तू देख लेना, उसमें निकाय के त्वरण की बात नहीं की गई थी। मतलब तेरे गुटके के त्वरण था, लेकिन वो निकाय खुद नहीं जा रहा था। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा फील करवाओगे क्या प्लीज? हाँ बेटा, मैंने बोला कि ये तेरी एक टेबल है, यहाँ पर ये गुटका रखा हुआ है और इस है ना, या ऐसे है, थोड़ा सा इसको फील करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर तेरी ये है, ये है ना, मैंने बोला ये M1 है, ये M2 है। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि मान लीजिए M1 का मान ज्यादा है M2 से, तो बेटा जी नीचे का भार ज्यादा है, तो ये त्वरण से ऐसे जाएगा, ये त्वरण से ऐसे जाएगा। तो निर्देश तंत्र तैयार हुआ है, धरती जहां से तू मेजर कर रहा है, जहां से तू कैलकुलेट कर रहा है, जहां से अबे तू भी तो यहीं खड़ा होकर देख रहा है, तू भी तो यहीं खड़ा होकर देख रहा है, फील लेना कॉन्सेप्ट का। तू भी तो यहीं खड़ा होकर देख रहा है, तेरे आंखों के सामने ये गति कर रहे हैं, भैया इसका त्वरण है, खत्म, तूने निकाले तो दोनों धरती निर्देश तंत्र में है, दोनों एक समान निर्देश तंत्र में। भैया जी वो तंत्र वो जो जहां से तू देख रहा है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन तू सोच ये मूव कर रहा होने दे। मैं इस पूरी टेबल को ये त्वरण से घसीटने लग जाऊं, ये चल रहा है, चलने दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इस पूरी टेबल को ये त्वरण से घसीटने लग जाऊं, पर तू तो जमीन से देख रहा है, तू जमीन से देख रहा है, और ये अगर निर्देश तंत्र है। अब इसमें तू वो नियम नहीं लगा पाएगा, तो वो नियम लगाने के लिए तुझे इसमें एक बल दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बल, दैट इज शरम बल, स्टूडियो फोर्स, आभासी फोर्स। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है, मैं मिटा रहा हूं इसको, एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी तेरे को जब मैं अभी सवाल करवाऊंगा, एग्जांपल करवाऊंगा। पहले बता बात समझ में आई है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ठीक है, यह बल सदैव अजड़त्वीय तंत्र के त्वरण की। अब इसकी प्रॉपर्टी बताइए, ये सीधी सीधी रखनी पड़ेगी, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, यहां से तुम्हें रखने की कहानी है। मैं तुझे रटवाऊंगा बेटा जी, कहानी करनी क्या है। बेटा जी उन्होंने ये बोला है कि ये जो शरम बल है, ये जो शरम बल है ना बेटा, ये जो शरम बल है या आभासी बल है, ये इसका नेचर बताया उन्होंने। क्या? ये हमेशा, मैं लिख देता हूं, यह बल सदैव अजड़त्वीय तंत्र के, लाइनों पे ध्यान देना, अजड़त्वीय तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में काम करेगा। अगर मैंने टेबल को ऐसे खींचा था तो अजड़त्वीय तो शरम बल पीछे लगेगा। देख ये बस है, बस ऐसे चली तो ये पीछे की तरफ ही गया ना, ये पीछे की तरफ ही गया ना बेटा, तो इसका मतलब है त्वरण इधर है, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके त्वरण के ठीक विपरीत दिशा में तेरा शरम बल कार्य करेगा, तथा इसका परिमाण अजड़त्वीय तंत्र के त्वरण व वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कुछ नहीं करना, F बराबर -ma लगा देना, F बराबर -ma। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना नहीं करता कि सर अगर ये बल इधर आया तो क्या इसका भी आगे कुछ आया होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन नहीं करता। दिमाग में रखना बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन नहीं करता। आज मैं तुझे फील कराता हूँ इस चीज को, चित्र से भी तुझे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास बड़ी चीज है नहीं। सुन ले बेटा, कहानी क्या है। अब तू कहां पर है? मान लीजिए तू बस में है ना, बस में त्वरण जीरो है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, अब ये तेरा त्वरित हो गया, तो तुझे ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा। अगर तुझे ये तू अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है, तुझे ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे की तरफ ऐसे हो गया ना, ये त्वरण जीरो नहीं है, बस इसी की गणित सुलझानी है बेटा, बस इसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। पूरी कहानी सुलझाऊंगा फिर सीधे सवाल पे आ जाएगा बेटा जी। अब सुन, इसकी गणित सुलझाता हूँ बेटा जी, चित्र देखना। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान है m, ये क्या हो गया, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है m। मैं थोड़ा सा चित्र बना दूं क्या? a का मान 0 है, यहाँ कोने पर कौन खड़ा था? आदमी खड़ा था, यहाँ बॉब लटका हुआ है। तो बेटा जी जब बस का त्वरण ही नहीं है तो सही है, नॉर्मल लटका पड़ा है, अपना लटका है। अगर तू इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बना दे, तो बोलेगा सर mg नीचे की तरफ है और इसमें रस्सी में तनाव जो है वो ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट है शरम बल में। क्या इंटरेस्ट है? कहानी को सुनना बेटा, वही कहानी है बेटा, है ना, वही कहानी है। आदमी को यहीं खड़ा कर रखा, ध्यान से सुन लेना, पूरी गणित चलेगी अभी। बट बेटा जी ये तो ऐसे हो गया, कितने डिग्री से? थीटा डिग्री से तूने इसको ए त्वरण से खींचा, तो पीछे की तरफ बेटा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, अब तू किसमें है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में है तो बेटा जी पीछे की तरफ एक बल लगाएगा, और वो बल उस निर्देश तंत्र की, ये पूरा निर्देश तंत्र के त्वरण के ठीक विपरीत दिशा में, इसका द्रव्यमान हमने m मान ही रखा था, तो बेटा जी इसका पीछे की तरफ आ जाएगा ma। क्या आ जाएगा? ma। तो बेटा जी अगर यही तो है तेरा f, अगर बेटा जी मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसका अब रस्सी तो ये रही ना तेरी, यही तो है। तो बेटा जी अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बेटा जी देख ध्यान से सुनना, यही तो है तेरा बॉब, है ना, इधर की तरफ आया बेटा जी शरम बल ma, नीचे की तरफ mg आएगा, और बेटा जी रस्सी में तनाव t आएगा। अब t तो कहीं नहीं गया, t तो आएगा ही, और mg आएगा, वही तो है। पहले से t और mg थे, अब की बार शरम बल और लगाया मैंने। तो बेटा जी ये थीटा है, तो ये थीटा, तो बेटा जी घटक ले ले, ध्यान से सुनना, गणित चालू हो चुकी है। घटक लेगा तो बेटा जी एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, t cos थीटा, इधर जाएगा t sin थीटा। तो बेटा जी t अब साम्य अवस्था में है, ये इसमें साम्य अवस्था की कहानी, तो t sin थीटा बराबर ma और t cos थीटा बराबर mg। t से t कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, भाग दे दे, जोड़ नहीं रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे सर छोड़ रहे हो क्या, जोड़ नहीं रहा हूं मैं। m से m उड़ जाएगा, t से t हो जाएगा, sin थीटा बटे पहली समीकरण तो ये बना ले, मैं थोड़ा सा डिटेल में चल जाता हूं। t sin थीटा बराबर, ये बहुत काम की चीजें हैं, ma t cos थीटा बराबर mg। दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस इज समीकरण नंबर 2। तो बेटा जी t sin थीटा बटे cos थीटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे रहा हूं, बराबर m से m कट जाएगा a बाय g। तो बेटा जी a बाई जी बराबर sin थीटा बटे cos थीटा कितना जाएगा? tan थीटा। तो a का मान जो आ जाएगा वो g tan थीटा। आज के बाद याद रखना, a का वैल्यू g tan थीटा, a का वैल्यू g
टेन थीटा। बोलो बेटा कहानी समझ में आ गई क्या? पर मैं यहाँ पर नहीं रुका, मेरा मन हुआ जानने का क्या कि मैं तनाव भी निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? तनाव। तो आइए बेटा जी समीकरण 1 का स्क्वायर कर दीजिए, समीकरण 2 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और समीकरण 2 का स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। दोनों को जोड़ने को बोला है, आइए जोड़ते हैं। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो बेटा जी टी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बेटा जी पूरी दुनिया जानती है इसका मान 1। तो बेटा जी टी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टी बराबर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा एम, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा एम, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपसे तनाव पूछे तो बेटा जी तनाव आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी श्रम बल का कॉन्सेप्ट क्या है। पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी बेटा जी। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो आ जाइए बेटा जी। पूरा की पूरा सवाल वही है, मैं सवाल को यहाँ करवा चुका हूँ, पूरा एग्जैक्ट वही सवाल है, बस मैं ऐसे ही लिख के लाया हूँ। आपको सवाल पढ़ाना है मेरे को कि किस तरीके के सवाल पूछते हैं। बोला है कि एम द्रव्यमान का एक लोलक, अबे वही तो रखा था एम द्रव्यमान का एक लोलक, चित्रानुसार एक त्वरण से गतिशील ट्रेन की छत से लटका हुआ है। साम्यावस्था में कोण थीटा मान ज्ञात करिए और रस्सी में तनाव। थीटा भी हमने ज्ञात किया क्या? नहीं किया सर, यहाँ से हमने थीटा ज्ञात नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ से थीटा ए ज्ञात कर लिया ना, थीटा ज्ञात कर ले। टेन थीटा बराबर अभी हमने निकाला ए बाई जी, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाय जी, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाय, खत्म हो गया। ले मैं क्या बताऊँ, टी का मान 6 रहा। तो बेटा जी सेम सवाल है, माइनस इधर है तो बल तो एम में हो जाएगा, नीचे की तरफ जी है तो बेटा इन दोनों का परिणामी जी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर या जी बोल दीजिए, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। और ये तेरे किसके बराबर होगा? अब एम से गुना कर देगा, ये क्या आएगा? डायरेक्ट भी निकाल सकता है। इसको कैसे निकालेगा? इसको निकालेगा सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको पूरे को एम से गुना कर दें तो यही बल तो है, और ये किसके बराबर है? तनाव के। ये किसके बराबर है? तनाव के। देख एक लाइन में भी निकल सकता है पूरा डेरिवेशन। अब एफ बराबर एम ई, बेटा सीधी सी बात है यार, मैं नहीं बताऊंगा यार, अभी मैंने तेरे को निकाल दिया। थीटा पूछा था तुझसे टेन इनवर्स, मैं अच्छा सवाल करवाऊंगा ना, इसलिए कह रहा हूँ बेटा। और बेटा जी टी का मान अभी हमने निकाला एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके के सवाल तुझसे पूछ लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हल करिए, निकालिए, बिंदास निकालिए। एक सवाल पे चलते हैं, बढ़िया सवाल है, कोशिश करेंगे बेटा जी सवाल को करने की। प्रश्न नंबर 6, उसके बाद बेटा जी प्रश्न नंबर 7 में आपको होमवर्क में दूंगा, पर इसको मैं कराऊंगा जरूर अगली क्लास में। दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन वैरायटी अलग है, टेस्ट अलग है सवाल का। आइए जानते हैं बेटा जी। बोला है कि अनंत तल को कितना क्षैतिज त्वरण दिया जाना चाहिए। ओहो सर पता है क्या पूछा है बेटा, मजा आएगा, बता रहा हूँ। अनंत तल है, ये है बेटा जी थीटा, कैपिटल एम इसका द्रव्यमान है और स्मॉल एम इसका द्रव्यमान है। बेटा जी अभी तो ये ऐसे ही रखा है, घर्षण रहित है, ये घर्षण रहित है ना, क्या है ये? घर्षण रहित, मतलब इसमें और इसमें अभी कोई घर्षण नहीं है, वरना एक बल और ऐड हो जाता, घर्षण रहित है अभी के लिए। तो सोच के देख बेटा, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एज इट इज रखता हूँ, मैं सिर्फ इसको एज इट इज रखता हूँ, तो ये फिसलेगा, पक्की बात है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको, ये बड़ा वाला अनंत तल है, वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेज, खाने वाला वेज, सब्जी नहीं, WEDGE वेज, नत्तल, अनंत तल, इंक्लाइंड सरफेस, थीटा डिग्री का कौन दे रखा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस रखा हुआ है। तो ये फिसलेगा, और कितने से फिसलेगा? जी साइन थीटा से फिसलेगा। तू जानता है ये बात, तू जानता है ये बात, कितने से फिसलेगा? जी साइन थीटा से। बेटा मैं इसको बहुत तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, सुनो। लेकिन बेटा जी उन्होंने सवाल में कुछ और किया है, उन्होंने बोला है कि क्षैतिज त्वरण दिया जाना चाहिए इस प्रकार। मैं इस पूरे को ना ए त्वरण से खींच रहा हूँ। मैं क्यों खींच रहा हूँ? क्या मैं पागल हूँ? नहीं सर, पागल तो नहीं हूँ। मैं इस पूरे वेज को, इसको नहीं, इसको खींच रहा हूँ। पर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? मेरे को क्या लालच है? पहले ये नहीं खींच रहा था, ए त्वरण नहीं था, तो भैया ये फिसल रहा था, फिसलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ए त्वरण से खींचूं, सो दैट इस पर रखा स्मॉल एम द्रव्यमान, ये वाला द्रव्यमान ब्लॉक का ब्लॉक अनंत तल के सापेक्ष स्थिर रहे। अगर मैं इस पर चीटा बन के बैठ जाऊं, क्या बन के बैठ जाऊं? चीटा बन के बैठ जाऊं, चीटा बन के बैठ जाऊं, और मैं इसको देखूं, जमीन से देखेगा तो तुझे ये चलता हुआ नजर आएगा। कौन? ये इधर, जमीन से देखेगा तो तुझे ये इधर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं तुझे इस पर भूत बनाकर, तुझे मैं चीटा बनाकर इस पर बैठा दूं, तो तेरे सापेक्ष ये रुका हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा तुझे चाहिए तो तुझे इसको कितने त्वरण से खींचना है? ये सवाल है। सवाल समझ गया मैंने बहुत अच्छे से। तो सामने रास्ता में, तो बेटा जी सीधी सी बात है, हम तो फ्री बॉडी के अलावा कुछ नहीं जानते। सर नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा जी mg। तो बेटा जी मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, घटक लेना। पहले जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी श्रद्धा है, हम पहले वो करेंगे। तो बेटा जी इसकी घटक लेने की श्रद्धा है। हाँ सर मजा आता है इसके घटक लेने में। तो mg cos थीटा, ओहो सर mg sin थीटा। सर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी है, वो भी लगा दो। काहे उसको बेचारे को रखते हो? ले बेटा तेरी बात मान ले, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। लेकिन बेटा कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। अगर इसको तू स्थिर रखना चाहता है, अगर तू सोच ये त्वरण ना होता तब तो ये फिसल रहा होता, कौन सा बल लेके नीचे जा रहा होता? mg sin थीटा नीचे लेके जा रहा होता। लेकिन तू इसको ऐसे खींचेगा तो ये रुका हुआ है। जरूर इस mg sin थीटा को किसी ने तो संतुलित किया होगा, किसी ने तो संतुलित किया होगा। इस चीटे को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, चीटा भीड़ कर रहा है और ये घर्षण रहित भी भीड़ कर रही है। मैं बिल्कुल क्लियर, चीटा को मैं यहाँ बना देता हूँ, चीटा को मैं यहाँ बना देता हूँ। जल्दी जल्दी करो। अब चीटा है ये, क्या है ये? चीटा है ना, घर्षण रहित है मान के चलो। अब तो बेटा जी पीछे की तरफ एक श्रम बल आएगा त्वरण के ठीक विपरीत दिशा में। बेटा जी उसका द्रव्यमान स्मॉल m और त्वरण ए। जो ब्लॉक का द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो लिखेगा, और त्वरण जो पूरे तंत्र का त्वरण है वो लिखेगा। त्वरण तो आएगा पूरे तंत्र का, पूरे सिस्टम का, लेकिन द्रव्यमान कैपिटल एम नहीं आएगा, सिर्फ स्मॉल एम जो फिसल रहा है उसको ही तो रोका है। तो बेटा जी अगर तू ध्यान से थोड़ी गणित देखे तो क्या बेटा ये भी थीटा डिग्री का कोण है? देख ले आराम से, तू देख ले आराम से। तो मेरे को तो इसको भी तोड़ने का हक हो गया। जब मैंने इसको तोड़ा
जब मैंने इसको तोड़ा तो बेटा जी इधर एम ए कॉस थीटा में तोड़ लिया और इधर एम ए साइन थीटा में तोड़ लिया। तो बेटा जी अगर ये साम्य अवस्था में है तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, आगे वाला बराबर पीछे वाला। ओहो सर, इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा, एम ए कॉस नहीं आएगा समझ में, फिर समझाऊंगा अगली क्लास में। अभी तो समय हो चला एम जी साइन थीटा, एम से एम उठ जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा, ए निकालना है जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ए बराबर जी टेन थीटा। तुरंत कितना रखना चाहिए, जी टेन थीटा। शर्म बल के कॉन्सेप्ट है बेटा। चलिए अब बेटा जी समय चला है, तुला मशीन भी रह गई हमारी, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे आगे, है ना बेटा जी। कोई इसका पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी करो यार, टाइम मत लगाओ, जल्दी कर लो। यस बेटा ये सवाल भी 2003 का ही है। अभी हो सकता है ये मतलब मैंने एक्चुअली में तो करा दिया, थोड़ा सा तुला के बारे में नहीं बताया, कोशिश कर हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो बैठा ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझ पर यकीन रखना बेटा, सवाल आया है कर लिया। अब देखता चलो बेटा जी, एक टेबल, एक घर्षण रहित एक क्षैतिज टेबल पर स्थित कैपिटल एन द्रव्यमान का पिंड है। ये कैपिटल एन द्रव्यमान का पिंड है, इससे एक रस्सी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, रस्सी, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है ना। द्रव्यमान की एक रस्सी द्वारा, एन द्रव्यमान की रस्सी द्वारा खींचा जा रहा है। यदि रस्सी के दूसरे सिरे पर इधर मैंने एक बल लगा रखा है पी, तो तुझसे पूछा रस्सी द्वारा इस रस्सी ने पिंड पर कितना बल लगाया होगा, इस रस्सी ने पिंड पर कितना बल, मुझे नहीं पता, एफ पर लगाया होगा। अब सुन कहानी बेटा, बहुत सिंपल, मैं चाहता हूं पहले से निकाल कर तुरंत निकालो। ए बराबर क्या आएगा, एफ बराबर एम ई, एम कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इतना ही तो द्रव्यमान, इतना ही तो द्रव्यमान खींचा जा रहा है, इतना ही तो द्रव्यमान खींचा जा रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, एफ बल, और एफ बल क्या है, पी है, एफ बल क्या है, पी है। बोलो बात समझ में आई क्या। अब इतना ही तो द्रव्यमान खींचा जा रहा है पी बल से, तो ए का वैल्यू तो आ गया बेटा पी बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सर ये आ गया। अब सुन बेटा, ये खींचा जा रहा है, तो ये पूछा गया है तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित, ये रस्सी बेटा जिस पर आरोपित लगाई तो द्रव्यमान बल किस पर लगा है, कैपिटल एम, इस पर लग रहा है, बल किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है। तो बेटा जी एफ बराबर कैपिटल एम और त्वरण कितना है पूरे सिस्टम का, ए बटे ये ना त्वरण पी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो बेटा जी तेरे पास एफ आ गया, पी एम बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। खत्म हो गया बेटा सवाल। अगला सवाल बेटा जी, एक हल्की स्प्रिंग तुला, एक हल्की स्प्रिंग तुला है ना, स्प्रिंग तुला है, बस यहाँ पर रीडिंग्स लगी रहती है बस, है ना, यहाँ पर रीडिंग रखी रहती है बस, है ना। एक अन्य हल्की स्प्रिंग तुला से हुक के यहाँ पर एक हुक है और फिर यहाँ पर एक और स्प्रिंग तुला, दोनों स्प्रिंग तुला है और यहाँ पर एम केजी का द्रव्यमान लटका हुआ है ना। यहाँ पर भी रीडिंग्स है, क्या है यहाँ पर रीडिंग्स है। पहली बेटा स्प्रिंग तुला के पाठ्यांक संबंधित, दोनों तुलाओं का पाठ्यांक कितना होगा, नहीं, दोनों तुलाओं का पाठ्यांक कितना होगा, यस बेटा जी बी आंसर आना चाहिए। नीचे वाली तुला का पाठ्यांक नहीं, इसका भी नहीं बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जी दोनों तुला जो है ना, ये स्प्रिंग जो है वो हल्की है, ये भी हल्की है, ये भी हल्की है, अर्थात द्रव्यमानहीन है। क्या है, द्रव्यमानहीन है। तो दोनों तुलाओं का पाठ्यांक सेम होगा, लिख ले अभी के लिए, दोनों तुलाओं का पाठ्यांक सेम होगा। चलो बेटा जी, स्प्रिंग बल निकाय सीख लिया, श्रम बल सीख लिया, तुला मशीन बाकी है, श्रम बल पे सवाल भी करेंगे भैया। अब तो बेटा जी कुछ नहीं बचा, कंस्टेंट मोशन है और सवालों की प्रैक्टिस है, चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, ठीक है ना बेटा जी। जा रहे हो तो एक जाते जाते होमवर्क मुझसे लेकर जाना, और बेटा जी बंधी हुई गति अगली क्लास में चलेगी, लेकिन उससे पहले तुला मशीन के बारे में बता दूंगा, 2-5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा भाव देने के लिए